नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। और हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ हम रिवीजन करेंगे। किस प्रकार से रिवीजन हो सकता है ये क्लास आपके लिए। अगर आप सीईटी का कोई टेक्निकल पेपर दे रहे हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप एलपी वगैरह की या टेक्नीशियन की तैयारी करो, जेई की तैयारी करो, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली बताऊंगा मैं। एएलएम, डब्ल्यूपीओ, जीएसओ, जेई, मतलब जितने भी हैं आपके शिफ्ट अटेंडेंट, इनके लिए, नॉन टेक्निकल के लिए भी, आपके सीटी 2 के लिए और ग्रुप डी के लिए भी इतनी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि हम यहाँ पर क्वेश्चन के साथ साथ सारी चीजें पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन के साथ क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन के साथ हम पूरे क्वेश्चन के ऑप्शन करने वाले हैं। यानी एक क्वेश्चन से आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर करवा दिए जाएंगे। आपने अगर थ्योरी नहीं पढ़ी है और यहाँ से आप क्वेश्चन करते हो तो उस लेवल के अगर आपके क्वेश्चन आते हैं तो पूरे के पूरे कवर हो जाएंगे। इस चीज की गारंटी देता हूं मैं। ठीक है ना। आप बने रहिए हमारे साथ। अगर क्लास अच्छी लगे और आपको ये पसंद आ रही है, बढ़िया तरीके से एक एक चीज समझ में आ रही है, तो आपका फीडबैक देना ना भूले। कम से कम कमेंट करके जरूर बताएं भी क्या है, किस प्रकार से है पढ़ाने में, कि किस प्रकार की हमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते हमें कुछ दिन हो गए लेकिन अपने आप को नहीं पता चलता भी किस प्रकार की कमियां रह जाती है। स्पीड कम है या स्पीड ज़्यादा है, या किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए, या कुछ भी दे सकते हो यार। आप हमारे गुरु हो, ठीक है ना। तो गुरु हो आप, हमारा हमें शिष्य मान लीजिए। हम आपको पढ़ाएंगे, आप हमें कुछ ना कुछ फीडबैक या कमेंट करके जरूर बताइएगा भी किस प्रकार से क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्योंकि ये आपका भविष्य बनाने वाली क्लास है। ठीक है ना। क्योंकि भविष्य इससे बन सकता है आपका। अगर आप धीरे 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 इसके साथ चलते जाओगे तो इतना इंप्रूवमेंट हो जाएगा आपका जीके के अंदर। आप राजी रहोगे, खुश रहोगे, आपका चेहरा मुस्कुराता रहेगा और मुस्कुराहट के साथ साथ पेपर क्लियर हो जाएगा। दुनिया मतलब रोएगी, आपका घर सारा मुस्कुराएगा। इस प्रकार की हम सिस्टम सेट कर देंगे आपके लिए। ठीक है ना। हम लेके आए हैं क्वेश्चन। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन देखो, कितना बढ़िया तरीके से आपका क्वेश्चन है और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो मैं इससे किस प्रकार से, आप एक क्वेश्चन देख के चले जाना। अगर आप नए हो तो एक क्वेश्चन जरूर देख के चले जाना, इतनी रिक्वेस्ट आपसे। उसके बाद अगर आपको पसंद नहीं आए तो छोड़ के चले जाना। अगर पसंद आ जाए, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको पसंद न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। ठीक है। तो क्लियर है। ये देखो पहला क्वेश्चन आपका आपके स्क्रीन के ऊपर है। किस प्रकार से, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड, सारे ऑप्शन से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, एक एक चीज को हम कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन ये, और इससे क्या बन सकता है क्वेश्चन, किस प्रकार से आपके क्वेश्चन क्लियर हो सकते हैं। देखो, कोशिका रचना को सर्वप्रथम देखने का श्रेय दिया जाता है, पहली क्लास है। ठीक है ना। ये जो पीपीटी वगैरह का सिस्टम थोड़ा सा समझने में थोड़ा लगेगा टाइम, क्योंकि हम व्हाइट बोर्ड के शिकारी हैं भैया। डिजिटल बोर्ड पे हमें पहली बार आए हैं तो थोड़ा सा हो जाएगा, सारा सिस्टम कर देंगे, टेंशन मत लेना यार आप। ठीक है ना। कोशिका रचना को सर्वप्रथम देखने का श्रेय किसको जाता है, सीधा कह रहा है। कोशिका सर्वप्रथम किसके द्वारा देखी गई थी, या कोशिका को की खोज किसने की थी। कोशिका की खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन है। ठीक है ना। किसने सेल को डिस्कवर किया था, यहाँ पे जिक्र आता है। ऑप्शन फिर देखेंगे, पहले एक बार सेल की बात कर लेते हैं आप। सेल, ठीक है ना। सेल जो है, कोशिका जो आपका है, क्या है, कोशिका। ठीक है। कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। क्या होती है, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। कार्यात्मक व संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट ऑफ ए लाइफ है ये। तो सबसे छोटी इकाई कौन सी है। दूसरा क्वेश्चन आता है सेल। साइट शब्द किसके लिए है, सेल के लिए। साइटोलॉजी किसका हदन है। दूसरा क्वेश्चन, साइटोलॉजी हदन होता है कोशिका का। कोशिका का हदन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। ठीक है ना। इस सेल को सर्वप्रथम किसने देखा था, तो 1665 की बात है। कब की बात है, 1665 ईस्वी की बात है। जब किसने देखा इसको, रॉबर्ट हुक ने देखा था, रॉबर्ट हुक ने। अब ये पूछ लिया, मान लो इसका आंसर तो मिल गया होगा आपको कि कोशिका की खोज किसने की। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। लेकिन रॉबर्ट हुक ने किस कोशिका कहाँ की, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। कोरक की छाल पे की, कोरक की छाल पे की, दूसरा क्वेश्चन बन गया। ठीक है। कोरक की छाल पे की, तो ये सबसे पहले कौन सी कोशिका देखी गई थी, तो पादप कोशिका थी। कौन सी कोशिका थी, पादप कोशिका। कोरक क्या है, एक प्लांट है। ठीक है ना। उसकी छाल बारक ऑफ कोरक पे देखी गई थी। और क्वेश्चन क्या मर सक, ये कोरक की छाल, छाल क्या होती है, मृत होती है। ठीक है ना। तो सबसे पहले किस कोशिका की खोज हुई थी, डेड सेल यानी मृत कोशिका की खोज हुई थी।
कोशिका का जनक किसको कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। सबसे पहले किस कोशिका की खोज हुई? मृत कोशिका की। किस पे हुई? कोर्क पे। कहाँ, कौन सी कोशिका थी? पादप कोशिका। कब खोजी गई? 1665 ईस्वी में खोजी गई। नॉर्मल से क्वेश्चन है यार, आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद और क्या क्वेश्चन बन सकता है बताओ? बहुत बन सकते हैं। कैसी संरचना थी? बी हाइव यानी मधुमक्खी। मधुमक्खी देखी है आपने? बी मक्खी, मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना थी ये। मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना थी, ठीक है ना। कैसी संरचना थी? तो मधुमक्खी के छत्ते जैसी ये संरचना देखी थी। अब मृत कोशिका की खोज होने के बाद क्या आता है? 1674 की बात है। किसकी बात है? 1674 की बात है। तब देखा गया किसके द्वारा? एंटोनी वोन लिवेनहॉक के द्वारा। क्या देखा गया? जीवित कोशिका की खोज होती है। किस कोशिका की खोज होती है? जीवित कोशिका की खोज होती है, यानी लिविंग सेल डिस्कवर किया जाता है। किसके द्वारा? लिवेनहॉक के द्वारा, ठीक है ना। तो जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी, या लिविंग सेल की खोज किसने की थी सबसे पहले? तब आपका आंसर क्या रहता है? तब आंसर आपका एंटोनी वोन लिवेनहॉक हो जाता है, ठीक है ना। लिवेनहॉक कहाँ की थी? तालाब की मिट्टी पर की थी। तालाब की मिट्टी पे की थी। तालाब की मिट्टी पे की थी। लिवेनहॉक से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? एंटोनी वोन लिवेनहॉक से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? आपसे पूछा जाएगा जीवाणु की खोज किसने की? जीवाणु की खोज किसने की? जीवाणु की खोज किसने की, यानी बैक्टीरिया डिस्कवर किसके द्वारा किया गया? लिवेनहॉक के द्वारा। जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लिवेनहॉक को। आपसे पूछा जा सकता है सूक्ष्मदर्शी, अपनी सूक्ष्मदर्शी किसने बनाई थी? लिवेनहॉक ने। शुक्राणु की खोज किसके द्वारा हुई थी? लिवेनहॉक के द्वारा। किसके द्वारा? लिवेनहॉक। जीवाणु विज्ञान को क्या कहा जाता है? बैक्टीरियोलॉजी। देखो इतने क्वेश्चन तो ऐसे मार दें आप, है ना, ठीक है ना। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन करोगे तो कुछ रह जाता है क्या? इससे बढ़िया रिवीजन हो जाएगा क्या आपका? बताइए। हाँ, तो बता दिया ना। सेल, सेल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो ग्रीक भाषा से। कहाँ से हुई है? ग्रीक भाषा के, ठीक है ना, ग्रीक भाषा से हुई है। छोटी, हमारे शरीर की छोटी इकाई कौन सी है? क्वेश्चन पूछे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ कौन सी है? तो ये है। कौन सी इकाई है ये? तो ये कार्यात्मक इकाई है। हमारे शरीर की कार्यात्मक फंक्शनल एवं कौन सी इकाई है? संरचनात्मक, संरचनात्मक इकाई है। यानी हमारे शरीर की कार्यात्मक या किसी भी जीव की सबसे छोटी इकाई, या किसी भी जीव की सबसे छोटी कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई पूछे तो कोशिका आंसर दे देना। कोई भी गलत नहीं करेगा, कोई भी गलत नहीं करेगा। साइटोलॉजी किसका अध्ययन है? कोशिका का। कब खोज की थी? 1665 ईस्वी में। किसने किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कहाँ की? कारक पे। कौन सी कोशिका थी? पादप। कौन सी कोशिका? मृत कोशिका। ये मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना देखी, यानी मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कर दी। जीवित कोशिका का श्रेय फिर किसको गया? तालाब में। किसने देखी? लिवेनहॉक ने। तो एंटोनी वोन लिवेनहॉक क्या हो गया? जीवित कोशिका का जनक हो गया। जीवाणु के खोजकर्ता भी लिवेनहॉक हैं, ठीक है ना। जीवाणु विज्ञान ये भी, सूक्ष्मदर्शी ये भी, शुक्राणु ये भी। आपसे पूछे माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो यानी जीवाणु क्या एक सूक्ष्म जीव है, इसलिए माइक्रोबायोलॉजी का जनक भी किसको माना जाता है? माइक्रोबायोलॉजी का जनक भी किसको माना जाता है? एंटोनी वोन लिवेनहॉक को। इस प्रकार से क्वेश्चन करोगे आराम से हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन आपने चेप दिए, इस प्रकार से चेपते रहेंगे, मजा आएगा, है ना। हो जाएगा क्या? स्पीड मेरी थोड़ी सी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में आपसे क्वेश्चन, कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाए जाएं, ठीक है ना। कोशिका की रचना का आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। क्या हो जाएगा? रॉबर्ट हुक। इसको मैं सेव कर लूँ क्या? मज़ा आने वाला है ना।
सेव कहाँ से होगा रे भैया, देखता हूँ मैं और आंसर बताऊंगा आपको। बहुत मजा आने वाला है, बहुत बहुत मजे आएंगे आपको, देखना। देखो हम तो हैं जिनको ज्यादा कुछ पता नहीं है, ठीक है। वो है नहीं भैया, रूलर प्लेनेट जो, ठीक है। तो सेव साफ तो होगा, अगला देखेंगे अगला पेज, ठीक है। इसको मैं साफ ही कर देता हूँ एक बार, इतना तो हो जाएगा ना। अब देखो स्लाइडेन से क्या क्वेश्चन बन सकता है, यानी कोशिका, कौन सी कोशिका, दो प्रकार की कोशिका, पादप में अलग कोशिका पाई जाती है, जंतु में अलग। तो आपसे पूछे पादप कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, पादप कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था। तो पादप कोशिका का सिद्धांत 1838 ईस्वी के अंदर किसको सराहा जाता है, स्लाइडेन को। अगर आपसे पूछे जंतु पादप दोनों का, जंतु व पादप कोशिका दोनों का सिद्धांत किसने दिया था, पादप कोशिका का दोनों का सिद्धांत किसने दिया था, तब आपका आंसर आ जाएगा सवान। और सीधा आपसे पूछ ले, सीधा आपसे पूछ ले भी सिद्धांत किसने दिया कोशिका का, तब आपका आंसर हो जाएगा स्लाइडेन व सवान, स्लाइडेन व सवान आंसर हो जाएगा। कर लोगे आराम से, हो जाएगा ना। कोशिका सिद्धांत किसने दिया, स्लाइडेन व सवान ने। पादप कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, स्लाइडेन ने। जंतु कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, सवान ने। और ये जंतु और पादप दोनों का देने वाले थे 1839 के अंदर। क्लियर हो जाएगी। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की, केंद्रक की। किसकी खोज की थी, केंद्रक की खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी, केंद्रक की। स्लाइडेन का हो जाएगा, सिद्धांत दिया था एंटोनी, जीवित कोशिका, जीवाणु, जीवाणु विज्ञान का जनक रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, कोशिका की खोज की थी सबसे पहले। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले केंद्रक को देखा था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, देखो हो जाएगा क्या, कर लोगे, विश्वास है मुझे, आराम से कर लोगे आप, ठीक है ना। अपने से पढ़ोगे तो मज़ा आ जाएगा, किसी से पढ़ोगे इस तरीके से, कोई भी पढ़ाता हो वहाँ जाके पढ़ लेना, मज़ा आने वाला है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, क्वेश्चन आता है भी सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका आप बता सकते हो क्या, ठीक है। चलो 4 क्वेश्चन करते हैं आप, है ना, 4 क्वेश्चन यहाँ से कवर ही करते हैं, 4 क्या 5 ही करते हैं ना। देखो एक तो पूछा जा सकता है सबसे छोटी, जीवों में सबसे छोटी कोशिका। एक आपसे पूछा जाता है जीवों में सबसे बड़ी कोशिका। एक आपसे पूछा जा सकता है मानव में सबसे छोटी कोशिका, मानव में छोटी कोशिका। एक आपसे पूछा जा सकता है मानव में सबसे बड़ी कोशिका और मानव में सबसे लंबी कोशिका, ठीक है ना। और आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है रक्त में छोटी कोशिका और रक्त में बड़ी कोशिका। तो ये कितने क्वेश्चन हो गए, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, नॉर्मल सी बात है, पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं, ठीक है ना। तो रक्त में छोटी कोशिका बड़ी कोशिका, तो मानव यानी जीवों के अंदर, ये तो जीव सभी जीवों को मिला के जीवों में छोटी कोशिका। तो जीवों में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, माइको, अरे माइको प्लाज्मा, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम जिसको कहा जाता है, ठीक है ना, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, प्रोटोजोआ, ठीक है ना। तो माइकोप्लाज्मा क्या है सबसे, इसका आकार होता है लगभग 0.3 कह सकते हो, इसको माइक्रोन कहते हैं। जिस 1 माइक्रोन बराबर किसके होता है, 1 माइक्रोन, 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁶ मीटर के, इतना छोटा होता है, मतलब 10 लाखवां हिस्सा होता है ना, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। माइकोप्लाज्मा। दूसरा नाम इसका क्या है, पीपीएलओ, पीपीएलओ भी इसका ही दूसरा नाम है, ठीक है ना, पीपीएलओ, ठीक है ना, प्लूरोनमोनिया लिंक ऑर्गेनिज्म, ये हो गया। बड़ी कोशिका पूछे तो ऑस्ट्रिच एग यानी शुतुरमुर्ग के अंडे की, शुतुरमुर्ग के, शुतुरमुर्ग के अंडे की, शुतुरमुर्ग के नहीं, शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी है, शुतुरमुर्ग की नहीं है। सबसे बड़ा पक्षी भी शुतुरमुर्ग है, नया उड़ने वाला पक्षी भी शुतुरमुर्ग है,
तो सबसे बड़ा अंडा भी शुतुरमुर्ग का है, और शुतुरमुर्ग का सबसे बड़ा अंडा यानी पूरा अंडा क्या होता है, कोशिका होती है। तो सबसे बड़ी कोशिका भी किसकी हो गई, शुतुरमुर्ग के अंडे की, ऑस्ट्रिच एग जिसको बोला जाता है ना। इसी प्रकार पूछ ले मानव के अंदर सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो मानव के अंदर, पुरुष के अंदर होता है जनन कोशिका जिसको कहते हैं, पुरुष की जनन कोशिका जिसको कहते हैं स्पर्म यानी शुक्राणु। शुक्राणु क्या हो गई, सबसे छोटी कोशिका। मानव के अंदर सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी, स्पर्म हो गई, ठीक है ना। शुक्राणु कौन सी, कहाँ पाई जाती है ये, तो ये क्या है, नर जनन कोशिका है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल है, नर जनन कोशिका है, ठीक है ना, नर जनन कोशिका है। सारा पढ़ाएंगे आपको, एक एक चीज पढ़ाएंगे, आप टेंशन मत लेना, बस बने रहना। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, अंडाणु, ओवम जिसको कहा जाता है, अंडाणु, ओवम जिसको कहा जाता है, ओवम, ठीक है ना। ये कौन सी कोशिका है जी, तो बड़ी कोशिका होती है मानव के अंदर, मादा जनन कोशिका। ये क्या है, मादा जनन कोशिका है, मादा जनन कोशिका अंडाणु होता है, ठीक है ना। यानी ये दोनों मिलते हैं तो फिर क्या, निषेचन जिसको कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन, और एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। तो शुक्राणु छोटी हो गई, अंडाणु मानव में बड़ी हो गई। लंबी तंत्रिका, तंत्र की कोशिका, किसकी कोशिका, तंत्रिका की कोशिका, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूरॉन, ठीक है ना, लंबी कोशिका हो गई। रक्त में छोटी होती है आरबीसी, और रक्त में बड़ी होती है डब्ल्यूबीसी, ठीक है ना। डब्ल्यूबीसी में भी बात करें तो सबसे बड़ी होती है मोनोसाइट। कौन सी बड़ी होती है, मोनोसाइट। डब्ल्यूबीसी सबसे छोटी होती है लिम्फोसाइट, है ना, तो ये भी अलग चीज है। डब्ल्यूबीसी बड़ी कौन सी है, रक्त में छोटी आरबीसी और रक्त में बड़ी डब्ल्यूबीसी। क्वेश्चन हो जाएगा ना, अरे हो जाएगा ना। जीवों में बड़ी कोशिका माइकोप्लाज्मा, गलत बता दिया ना। जीवों में छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, जीवों में बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा, मानव में छोटी शुक्राणु, मानव में बड़ी अंडाणु, मानव में लंबी तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन, दिमाग के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती है ना। रक्त में छोटी आरबीसी, रक्त में बड़ी डब्ल्यूबीसी। यहाँ क्या क्वेश्चन पूछा गया था, देखो, सबसे लंबी कोशिका, तो सबसे लंबी कोशिका कौन सी कोशिका, तंत्रिका तंत्र की कोशिका। किसकी कोशिका, तंत्रिका तंत्र की। कौन सी कोशिका लंबी होती है, न्यूरॉन, कौन सी, न्यूरॉन, जिसको तंत्रिका तंत्र की या तंत्रिकी कोशिका कहा जाता है, न्यूरॉन। सुना है ना आपने, न्यूरोसर्जन सुना होगा, न्यूरॉन से बना न्यूरोलॉजी, क्या बना, न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी किसका अध्ययन है, स्टडी ऑफ ब्रेन या तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम का अध्ययन है। किसका अध्ययन है, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। तो न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जन सुना होगा, दिमाग का डॉक्टर जो होता है उसको न्यूरो कह देते हैं ना, तंत्रिका तंत्र। तो ये हो गया आपका न्यूरॉन, क्लियर हो गई बात है। आपसे पूछ ले न्यूरॉन किसकी सबसे छोटी कोशिका है, तो आप कह देना मस्तिष्क जो होता है ना आपका, जो चल रहा है अभी, मस्तिष्क यानी दिमाग जिसको कहते हो आप, मस्तिष्क की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, यूनिट ऑफ ब्रेन कह सकते हो आप, या नर्वस सिस्टम कह सकते हो। तो सबसे छोटी इकाई कौन सी है, न्यूरॉन है। और ये न्यूरॉन है ना, सबसे बड़ा 1 मीटर तक लंबा हो सकता है। कहाँ का, साइटिका सुना होगा आपने ना, साइटिका, साइटिका पेन सुना होगा आपने, कौन सा, साइटिका। L4 L5 जो कमर की है, रीढ़ की हड्डी के बीच से निकलती है और पैरों में जाती है आपके, यानी पैरों में दर्द होता है तो कह देते हैं डॉक्टर साइटिका पेन है। इधर वाली में हो जाती है भी, पीछे से नस दबी हुई है, वही साइटिका आपकी सबसे लंबी न्यूरॉन होता है। कितने मीटर तक है, 1 मीटर तक लंबा हो सकता है वो। कितने मीटर तक हो सकता है, 1 मीटर तक लंबा। जितने आपके पैर लंबे उतनी साइटिका लंबी, यही है वो कोशिका, यही है कोशिका। देखो ध्यान से, कौन सी, साइटिका सबसे लंबा न्यूरॉन होता है हमारे शरीर के अंदर, सबसे लंबी कोशिका हो गई। उपास्थि, कॉन्ड्रोसाइट बोलते हैं उसको ना, उपास्थि, कॉन्ड्रोसाइट, उपास्थि यानी आपकी जो कोर्टिलेज है ना, कोर्टिलेज, उसकी कोशिका होती है कॉन्ड्रोसाइट। आरबीसी बताई दी आपको, रक्त की कोशिका है।
ऑक्सीजन का सेवन करती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाती है। और कंकाल कोशिका यानी ओस्टियोसाइट, ओस्टियोसाइट, ओस्टियोलॉजी किसका अध्ययन हो गया, कंकाल का अध्ययन हो गया। पढ़ेंगे आगे यार, एक मजा एक चीज में यहाँ कर ले सब। इसका आंसर क्या हो गया आपका, तंत्रिका तंत्र, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन आया, क्वेश्चन हमारे 100 से प्लस हो गया ना, देखो मजा आने वाला है। अरे आरआरबी अहमदाबाद एएसएम क्लियर है, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर में आया हुआ है क्वेश्चन। आरआरबी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड जो है वो लेता है, एलपी टेक्नीशियन लेता है, एएसएम और टीटी होता है, टीसी होता है, आपके टेक्नीशियन लेता है, एलपी लेता है। उसके बाद सारी पोस्टें जितनी भी हैं, ठीक है, सी ग्रुप की जितनी भी पोस्टें होती हैं वो कौन लेता है, आरआरबी। और ग्रुप डी की कौन लेता है, आरआरसी। तो वहां से आया हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, वहां से आया हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो कोशिका को आत्मघाती थैली, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, ठीक है ना। सुसाइड बैग ऑफ ए सेल, सुसाइड बैग ऑफ सेल किसको कहा जाता है, तो आपको याद रख लेना है, ये क्या कह रहा है, सुसाइड बैग ऑफ ए सेल, ठीक है ना। आत्मघाती या आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, अरे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है। कमेंट करके जरूर बताना, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर भी कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आपका लाइक हमें एक एनर्जी देता है। और वीडियो भी तो करते ही हो, भीड़ देख के जाते ही हो, है ना, कमेंट करते ही हो, यहाँ पे भी कर देना, किसी गरीब का भला हो जाएगा कमेंट करने से, है ना। क्लियर है। तो आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, देखो सुसाइड बैग कहा जाता है आपके लाइसोसोम को, किसको कहा जाता है, लाइसोसोम, लाइसोसोम, लाइसोसोम। लाइस का मतलब ही होता है इंग्लिश में टूटना, लाइसोसोम लिख लेना, ठीक है ना। लाइसोसोम, लाइस का मतलब होता है टूटना, जैसे प्रोटोलाइसिस, लिपोलाइसिस, ठीक है ना, ग्लाइकोलाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना, ग्लाइकोलाइसिस यानी किसको तोड़ना, ग्लूकोज को तोड़ना, लिपोलाइसिस लिपिड को तोड़ना, प्रोटोलाइसिस किसको, प्रोटीन को तोड़ना। तो उसी प्रकार ये भी क्या करता है, तोड़ता है कुछ ना कुछ, है ना। इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करते हैं बताओ, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करते हैं, ये इसके अंदर कोशिका में कोई भी जीवाणु आ जाता है ना, जीवाणु आ जाए, चाहे विषाणु आ जाए, चाहे प्रोटोजोआ आ जाए, चाहे फंगस आ जाए, यानी फंगस जिसको हम कवक बोलते हैं ना, हिंदी में कवक कवक बोलते हैं, इनको मारने का काम करता है। इनको क्या करता है, मारने का काम करता है, इनको नष्ट करने का काम करता है, डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, किल करने का काम करता है। तो लाइसोसोम कोशिका को किन से बचाता है, जीवाणुओं से, विषाणुओं से, कवक से बचाने का काम कौन करता है, लाइसोसोम, ठीक है ना। और लाइसोसोम क्या करता है, जब भी कोई जीवाणु विषाणु कोशिका के अंदर घुस जाता है तो ये एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम यानी अपने आप फट जाता है, क्या हो जाता, अपने आप फट जाता है, अपने आप फट गया मान लो, और अपने आप को क्या कर दिया, किसके वाले, भगवान के वाले कर दिया, यानी अपने आप को क्या कर लिया, अपने आप की हत्या कर ली इसने। हत्या करने के बाद आप मर के कोशिका को बचाने का काम करेगा, ताकि जीवाणुओं से कोशिका को बचाया जा सके। तो वो हाइड्रोलाइटिक यानी अपने आप को नष्ट करता है, ये अपने आप को नष्ट करना आत्म हत्या कहा जाता है। और कोशिका के अंदर आत्म हत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो वो किसको कहा जाता है, लाइसोसोम को। लाइसोसोम जीवाणु व विषाणुओं को मारने का काम करता है, कोशिका को मारना। एटम बम किसे कहा जाता है, क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, एटम बम, कोशिका का एटम बम किसे कहा जाता है, एटम बम। तो एटम बम किसको कहा जाता है, लाइसोसोम को। लाइसोसोम की खोज की थी डी डुबे ने, किसने की थी, डी डुबे ने। तो डी डुबे ने किसकी खोज की थी, लाइसोसोम की, किसकी खोज की थी, लाइसोसोम की, किसकी थी, लाइसोसोम की। लाइसोसोम कहाँ ज्यादा पाया जाता है, अग्नाशय, अग्नाशय की कोशिकाओं में, अमाशय की कोशिकाओं में, लीवर की कोशिकाओं में,
ये सबसे ज्यादा आंत की कोशिकाओं में लाइसोसोम क्या होता है, ज्यादा पाया जाता है। डी डूबे, यानी हम तो डूबे तुम्हें भी ले डूबे, डी डूबे। ठीक है ना, तो डी डूबे ने क्या की थी, इसकी खोज की थी। लाइसोसोम क्या करता है, जीवाणुओं से, विषाणुओं से, हानिकारक जीवाणु, विषाणु और कवक जो होते हैं, फंगस, फंजाई जिसको बोलते हैं, उनसे बचाने का काम करता है। और ये आत्महत्या की थैली कहलाती है। गोल्जी काय, ट्रैफिक पुलिस ऑफ या ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, यानी यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है, गोल्जी काय को। कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी। ठीक है ना, यानी यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है, गोल्जी काय को। पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल, यानी पावर का मतलब ऊर्जा, हाउस का मतलब ग्रह, यानी ऊर्जा ग्रह किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। कंट्रोलर ऑफ सेल, यानी केंद्रक कोशिका का नियंत्रक किसे कहा जाता है, कोशिका का नियंत्रक किसे कहा जाता है, यानी कंट्रोलर ऑफ सेल किसे कहा जाता है, केंद्रक को कहा जाता है। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा इसकी खोज हुई थी। यानी सेल को कंट्रोल करने का काम जो करेगा वो कौन करेगा, केंद्रक करेगा। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है। ठीक है ना, राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस। गोल्जी इकाई को ट्रैफिक पुलिस। लाइसोसोम को एटम बम या आत्महत्या की थैली। ठीक है, पावर हाउस। श्वसन ग्रह भी किसे कहा जाता है, कोशिका का श्वसन रेस्पिरेटरी सेंटर, जिसको श्वसन केंद्र कोशिका का कौन सा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत चीजें पढ़ेंगे हम, थ्योरी पढ़ेंगे ना, जब देखो थ्योरी पढ़ेंगे तब, और वो कहाँ पढ़ेंगे वो भी बता देंगे आपको, आप फॉलो करते रहिए बस, हो जाएगा ना, हो जाएगा आराम से। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा आपके स्क्रीन पे बहुत ही प्यारा सा बढ़िया सा मजेदार क्वेश्चन आने वाला है, जिसको हम क्या कहेंगे, ब्लड बैंक। अरे ब्लड बैंक, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, हमारे शरीर में ब्लड बैंक भी पाया जाता है जी, हाँ जी, क्या पाया जाता है, ब्लड बैंक। और बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, जिसको हम, ये क्या है हमारा स्प्लीन, क्या है ये हमारा स्प्लीन, ये हमारा लीवर, ये हमारी किडनी, और ये हमारी हृदय यानी हार्ट। ठीक है ना, ये हार्ट को ब्लड बैंक कहेंगे क्या, आपका क्वेश्चन का आंसर आपने ना पढ़ा तो ये रहता, लेकिन ये सरासर 101% गलत। ठीक है ना, आपका होना चाहिए ये क्वेश्चन, कौन सा होना चाहिए, स्प्लीन। देखो ब्लड बैंक किसको कहा जाता है जी, स्प्लीन को कहा जाता है। स्प्लीन से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, देखो ये कुत्ता का छोटा सा, ठीक है ना, तिल्ली जिसको कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं जिसको, तिल्ली कहा जाता है। प्लीहा कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, तिल्ली या प्लीहा कहा जाता है। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, स्प्लीन को तिल्ली या प्लीहा। पहली बात, ब्लड बैंक कह दिया। क्यों कहा जाता है जी ब्लड बैंक, क्योंकि ये कुछ ना कुछ आरबीसी का, कुछ ना कुछ डब्ल्यूबीसी का, और कुछ ना कुछ प्लेटलेट्स का क्या करता है, संग्रह करता है। क्या करता है, संग्रह करता है, स्टोर करने का काम करता है ब्लड सेल जो होते हैं उनका। ठीक है ना, इसलिए इसको क्या बोल दिया, ब्लड बैंक बोल दिया। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, भ्रूण अवस्था में, भ्रूण अवस्था में यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज जो होती है आपकी, एम्ब्रियोनिक स्टेज जो है, यानी जब आप माता के गर्भाशय के अंदर फल फूल रहे होते हैं, उस समय आपके रक्त के निर्माण अस्थि मज्जा के द्वारा नहीं होता है। उस समय रक्त का निर्माण भी कौन करता है, स्प्लीन करता है। कौन करता है, भ्रूण के समय में कौन करता है, रक्त निर्माण करने का कार्य, रक्त निर्माण करने का कार्य, ब्लड फॉर्मेशन करने का कार्य जो करता है वो भी स्प्लीन करता है। ठीक है ना, भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण कौन करता है, स्प्लीन करता है। ठीक है ना, आरबीसी अगर
बूढ़ी हो जाती है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। और 120 दिन के बाद उसको क्या होना है? मरना है। ठीक है ना, उसको क्या होना है? डेड होना है। ठीक है ना, तो डेड होने के बाद आरबीसी मरती कहाँ पे है? स्प्लीन के अंदर। तो कहाँ पे मरेगी वो? डेड कहाँ पे होगी? स्प्लीन उसको डेड करने का काम, खत्म करने का काम करता है। और इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी आरबीसी का, आरबीसी का कब्रिस्तान। स्प्लीन से सारे क्वेश्चन कवर कर देंगे आज के बाद, ये नहीं से देगा। ठीक है ना, दिमाग का खराब नहीं कर। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? स्प्लीन को कहा जाता है। रक्त का निर्माण भ्रूण अवस्था में कहाँ होता है? स्प्लीन में होता है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स का स्टोरेज कौन करता है? ये करता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक कहा जाता है। हो जाएगा ना? अरे हो जाएगा। ठीक है ना। स्प्लीन, हृदय, हृदय के बारे में तो बहुत लंबे क्वेश्चन हो जाएंगे। यकृत, वृक्क। ठीक है ना, ये कितने पाए? वृक्क कितने? दो पाए जाते हैं संख्या में। कितने पाए जाते हैं? दो संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है ना। किडनी, वृक्क, गुर्दे एक ही बात है। किडनी, वृक्क एक ही बात है। तो ब्लड बैंक बात करें, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, रक्त का शुद्धिकरण पूछ ले आपसे, कहाँ होता है? रक्त को शुद्ध करने का काम कौन करता है? किडनी करती है। रक्त को पंप करने का काम कौन करता है? ये करता है, हृदय करता है ना। हृदय क्या करता है? ब्लड को पंप करने का काम करता है। क्लियर होगी बात? अगला क्वेश्चन, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? आरएनए, आरएनए, पहले तो इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे। राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड इसकी क्या होती है? फुल फॉर्म होती है ना, आरएनए। दूसरी बात, इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? आरएनए का निर्माण किसके द्वारा होता है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आरएनए का निर्माण डीएनए द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? डीएनए द्वारा होता है। आरएनए का निर्माण किसके द्वारा होता है? डीएनए द्वारा होता है। ठीक है ना। डीएनए के द्वारा जब आरएनए का निर्माण किया जाता है तो उसको ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपका। यानी डीएनए के द्वारा ट्रांसक्रिप्शन के मतलब, ट्रांसक्रिप्शन विधि से क्या किया जाता है? आरएनए का निर्माण किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आप बता देना, क्या बता दोगे? ट्रांसक्रिप्शन। क्या? ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया आप कमेंट में बता देना। आरएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया आप बता देना ट्रांसक्रिप्शन या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। उनमें से ऑप्शन दोनों दे दिया आपको, दोनों में से एक कमेंट में डाल देना। वाटसन एवं अर्ग, वाटसन व अर्ग ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। क्या की थी? वाटसन व अर्ग ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। ठीक है ना, क्या की थी? खोज की थी। आर अन्य तीन प्रकार के होते हैं, आपको पता हो तो। आर आरण्य, टी आरण्य, एम ए आर अन्य। ठीक है ना, एम ए आर अन्य, तीन प्रकार के आरण्य होते हैं। ठीक है ना, बता दूंगा मैं आपको। आर का मतलब राइबोसोमल आरएनए। ये क्या करते हैं? राइबोसोम का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? राइबोसोम का निर्माण करते हैं। और राइबोसोम आगे क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, यानी प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन का क्या करते हैं? संश्लेषण करते हैं या निर्माण करते हैं। कौन करते हैं? राइबोसोम। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, तो आर आरएनए का मतलब, आर आरएनए किसका निर्माण करेंगे? राइबोसोम। राइबोसोम किसका करेगा? प्रोटीन का निर्माण करेगा। ठीक है ना, प्रोटीन का निर्माण करेगा। यानी आर आरएनए कहाँ पाया जाता है? राइबोसोम में पाया जाता है। राइबोसोम किससे बना होता है? तो आपको पता ही है, आर आरएनए प्लस स्टोन प्रोटीन से बना होता है। ठीक है ना, स्टोन प्रोटीन से बना होता है।
ठीक है। और ये करता क्या है, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण। जिस प्रकार के प्रोटीन की हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, कोशिका को आवश्यकता होती है, वैसा प्रोटीन कौन बनाएगा, राइबोसोम बनाएगा। कौन बनाएगा, राइबोसोम बनाएगा। ठीक है ना। टी आरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए, एम मैसेंजर आरएनए, दोनों का भी काम है, लेकिन थोड़ा बाद में बता देंगे। ये कुछ ट्रांसफर करेगा आपका अमीनो एसिड को राइबोसोम तक, ये मैसेज लेके जाएगा, इस प्रकार का कार्य करेंगे। हम थ्योरी के अंदर पढ़ लेंगे इस बात को। ठीक है। तो यहां से आपको पता चलना चाहिए भी आरएनए का मुख्य कार्य पाचन क्रिया में सहायता करता है क्या, पाचन क्रिया में एंजाइम सहायता करते हैं। पाचन क्रिया में कौन सहायता करते हैं, एंजाइम सहायता करते हैं। ठीक है ना। प्रोटीन संश्लेषण में सहायता, हाँ ये बात बन गई भाई साहब, ये काम किसका है, आरएनए का है। यानी अगर आरएनए मान लो राइबोसोम का निर्माण नहीं करता तो प्रोटीन सिंथेसिस होता क्या, नहीं होता ना। तो ये राइबोसोम के अंदर ही तो आरएनए है, तो आरएनए का काम भी क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करना, और राइबोसोम की प्रोटीन को निर्माण करने के अंदर उसकी क्या करना, सहायता करना। ठीक है। आरएनए राइबोसोम का निर्माण करता है, आरएनए का डीएनए निर्माण करता है। डीएनए किसका भाग है, गुणसूत्र का भाग है। गुणसूत्र किसका भाग है, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन किसका भाग है, केंद्रक का। केंद्रक किसका भाग है, कोशिका का। कोशिका खत्म ही हो गया तो। ठीक है ना। तो ये ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। कितना टाइम हो गया। प्रत्येक सजीव की मूलभूत इकाई क्या है, यानी बेजल यूनिट ऑफ ए लाइफ कह सकते हो, या बेजल बेजल यूनिट ऑफ लिविंग क्या है। तो आपका आंसर तंत्र है क्या, नहीं। उत्तक है क्या, नहीं। अंग है क्या, नहीं। तो कौन सी हो गई हमारी इकाई, कौन सी है, जीव की सबसे छोटी इकाई जो है वो कोशिका होती है। क्या होती है, कोशिका होती है। और कोशिका से बनते हैं उत्तक। देख लो, उत्तक से बनते हैं पेशियां। उत्तक से क्या बनेगी, मसल्स बनेगी। और पेशियों से बनेगा अंग, पेशियों से अंग। और अंग से बनेगा अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम। और अंग तंत्र से बनता है एक पूरा का पूरा जीव। ठीक है ना, जीव। ठीक है। तो सबसे पहले किसका नाम आया है, कोशिका। कोशिका के समूह को उत्तक कहा जाता है, उत्तकों के समूह को पेशियां, पेशियों का समूह जब बनता है अंग, अंगों का समूह अंग तंत्र, और अंग तंत्र का समूह क्या है, एक जीव बन जाता है। ठीक है। तो सबसे छोटी इकाई कौन सी है, छोटी इकाई, मूलभूत इकाई, आधारभूत इकाई, मूलभूत आधारभूत एक ही बात है ना। बेजल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है ना। तो कौन सी है, कोशिका है। कौन है, कोशिका है। ठीक है, हो जाएगा। छोटी इकाई, मूलभूत इकाई, ठीक है, कार्यात्मक इकाई, संरचनात्मक इकाई, सब हो जाएगा कोशिका। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा कहलाता है, हरितलवक, नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं। तारकाय, नहीं। केंद्रक, यस, पीछे भी करवा दिया था। न्यूक्लियस जो होता है वो क्या, कंट्रोलर ऑफ सेल, यानी कोशिका का नियंत्रक कहलाता है। कोशिका का नियंत्रक कहलाता है। कोशिका का नियंत्रक किसे कहा जाता है, किसको, न्यूक्लियस को। खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है। कहाँ पाया जाता है, केंद्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, कोशिका के केंद्र में पाया जाता है। ठीक है। कौन सी कोशिका में नहीं पाया जाता, केंद्र कौन सी कोशिका में नहीं होता, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता। कोशिका में केंद्रक है, नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक है, नहीं पाया जाता। यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। ठीक है ना। हिंदी में इसको बोलते हैं असीम केंद्रिक। प्रोकैरियोटिक क्या, असीम केंद्रिक कोशिका कहा जाता है ना। तो हो जाएगा ना, क्या यार। तो कोशिका पर नियंत्रण यानी कोशिका को कंट्रोल करने का, जैसे हमारे शरीर का कंट्रोलर किसे कहा जाता है, दिमाग को कहा जाता है। हमारा दिमाग जो है उसको क्या कहा जाता है, शरीर का कंट्रोलर कहा जाता है। उसी प्रकार
केंद्रक, जिस प्रकार हमारा दिमाग हमारे शरीर पर नियंत्रण रखता है, उसी प्रकार केंद्रक क्या करता है, कोशिका पर नियंत्रण रखता है। इसलिए इस केंद्रक को ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है, कोशिका का दिमाग भी कहा जाता है, ब्रेन ऑफ ए सेल, कोशिका का दिमाग भी कहा जाता है। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी। इस प्रकार से बहुत क्वेश्चन बनेंगे यार, छोटी बात नहीं है ना। केंद्रक का सबसे प्रथम किसने खोजा और किसने नाम दिया था? केंद्रक को सबसे पहले किसने खोजा था? रॉबर्ट हुक ने किसको खोजा था? कोशिका को। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात। रॉबर्ट ब्राउन ने किसको खोजा था? केंद्रक को। किसको खोजा? केंद्रक को, और इसका नाम दिया था न्यूक्लियस। ठीक है, केंद्रक को खोजने का श्रेय, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। थियोडोर स्वान जो थे, उन्होंने क्या दिया था? जंतु व पादप कोशिका का सिद्धांत दिया था, थ्योरी बताई थी, है ना, ये था। क्लियर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट है ब्राउन। शुद्धतम, देखो थोड़ा सा, शुद्धतम का मतलब होता है स्मॉलेस्ट, छोटी कोशिका कौन सी है? शुद्धर, शुद्धर शब्द जो मतलब पहले छोटी जो जिसको बोला जाता था, ठीक है ना, उसके लिए प्रयोग होता था। तो शुद्धतम, वृत्तम, ठीक है, तो शब्द आ जाता है। तो शुद्धतम कोशिका कौन सी है? जीवाणु की नहीं, विषाणु की नहीं, इष्ट की, इष्ट को हिंदी में खमीर कहा जाता है, याद रखना, खमीर की नहीं, बेकिंग सोडा वगैरह जो होता है उसी की तरीके इसको प्रयोग किया जाता है। इसमें ब्रेड वगैरह बनाने में, रोटी को फुलाने के अंदर इस प्रकार इष्ट का प्रयोग। माइकोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा जिसका दूसरा नाम मैंने क्या बताया था? पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लिंक ऑर्गेनिज्म। 0.3 माइक्रोन की इसकी कोशिका होती है, बहुत छोटी कोशिका है। पादप किंगडम का जोकर, पादप जगत का जोकर किसे कहा जाता है? पानी का अंदर है, ये एक्वाटिक जीव है। माइक्रोप्लाज्मा को क्या पादप जगत का जोकर कहा जाता है। पीपीएलओ क्या है? सबसे छोटी कोशिका है, जो दूसरा नाम है माइकोप्लाज्मा का। ठीक है ना, निमोनिया फैलाने का कारण भी बहुत छोटा जीव है। ठीक है ना, सबसे छोटा जीव है ये। ठीक है, जीवाणु के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है, बताएंगे आगे। विषाणु सजीव और लिविंग व नॉन लिविंग यानी निर्जीव के बीच की कड़ी किसको माना जाता है? निर्जीव के बीच की कड़ी किसको माना जाता है? बीच की कड़ी यानी न तो जो सजीव है न निर्जीव है, वो है आपका बैक्टीरिया, वो सॉरी वायरस। क्या है? वायरस। और वायरस के अध्ययन को कहा जाता है? वायरोलॉजी कहा जाता है जी। ठीक है ना, तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी जो माना जाता है वो विषाणु को माना जाता है। ठीक है ना, माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो जीवाणु है। ये है। मानव शरीर में वृत्तम कोशिका है, बड़ी कोशिका, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका। ठीक है ना, तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है देखो, यकृत की कोशिका, वृक्क कोशिका, मांसपेशी कोशिका। तो आरआरबी पटना के अंदर आया हुआ है ये। इसका मतलब बड़ी कोशिका पूछ रहा है ये, इनमें से बड़ी कौन सी है? इनमें से बड़ी कौन सी है? तो स्नायु का मतलब होता है नर्व सेल, नर्व सेल। ठीक है, नर्व सेल या न्यूरॉन जिसके अंदर पाए जाते हैं, न्यूरॉन यानी तंत्रिका तंत्र की कोशिका क्या होती है? यहाँ से सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हो गई? ये हो गई, न्यूरॉन सेल हो गया आपका। टर्नर के संरक्षण में उत्तरदायी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? टर्नर के संरक्षण के उत्तरदायी क्रोमोसोम की संख्या, क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र, गुणसूत्र यानी टर्नर सिंड्रोम होता है। क्या होता है? सिंड्रोम, अनुवांशिक रोग है। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? अनुवांशिक रोग होता है। क्या होता है? अनुवांशिक रोग होता है, जो बच्चे के जन्म से ही होता है। जिसके अंदर ये होता किसमें है? महिला के अंदर होने वाला रोग है, बच्ची के अंदर होने वाला रोग है, लड़की के अंदर होने वाला रोग है। यानी इसके अंदर मानव के अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? बेसिक नॉर्मली कितने पाए जाते हैं? 46। लेकिन जो टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित महिला है उसके अंदर 46 ना होके कितने हो जाते हैं? 45।
यानी 44+2 होते हैं। ये दो क्या होते हैं महिला में, लास्ट वाले एक्स एक्स होते हैं। इसमें क्या हो जाता है, एक एक्स लुप्त हो जाता है और एक्स की जगह नोट लिखा जाता है। यानी कितने क्रोमोसोम हो गए, टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित जो महिला होती है उसमें 45 क्रोमोसोम होते हैं। कितने क्रोमोसोम होते हैं, 45। इसके अंदर ऑप्शन होगा कितने क्रोमोसोम होते हैं, 45। यानी एक जो सेक्स क्रोमोसोम है जिसको आप क्या कहते हैं, लास्ट वाला क्रोमोसोम, ठीक है, एलोसोम बोलते हैं जिसको, ठीक है ना, एलोसोम। यानी 23वां जोड़ा गुणसूत्र महिला के अंदर क्या होता है, आपसे पूछा जाता है, मान लो महिला में 23वां जोड़ा, 23वां, तो आप कहते हो 23वां महिला में तो एक्स एक्स होता है जी। तो ये 23वें जोड़े में से एक एक्स जो होता है बचता है, एक खत्म हो जाता है, एक एक्स क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो यानी 23वें जोड़े में कितने गुणसूत्र रह गए, एक रह गए, और 44 ये हो गए, 44 और एक है 45 हो गए। यानी कितने गुणसूत्र हो गए, 45 गुणसूत्र रह जाते हैं, ठीक है ना, टर्नर सिंड्रोम के अंदर। ये महिला क्या होती है, महिला जो होती है इसके हाथ पांव जो होते हैं वो सूजे हुए होते हैं, वाइप्ड मतलब जो आपकी गर्दन जिसको बोलते हैं वो होती है, कान ऊपर नीचे होते हैं, आए जो हेयरलाइन है वो भी बहुत पीछे चली जाती है, ठीक है ना। मुंह और कुकर का होता है, बहुत जल्दी मतलब डेवलप नहीं करती, वो प्यूबरिटी नहीं आती, बहुत मतलब एक सर्टाइल महिला होती है, एक बांझ महिला होती है, ठीक है, क्या होती है, बांझ महिला होती है, मुंह बढ़ जाता है, चेस्ट वाइडली हो जाती है, मतलब जो ब्रेस्ट होते हैं उनके बीच स्पेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, उनमें थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है, ऐसी बातें हमें देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो गुणसूत्र कितने, 45। होता किसमें, महिलाओं के अंदर ही होता है, पुरुषों में नहीं होता। कौन सा सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम। ये महिला कैसी महिला होगी, अब बांझ महिला होगी, कैसी महिला होगी, बांझ महिला होगी, यानी बच्चे को जन्म न देने वाली महिला होगी, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर हार्मोन वगैरह की कमी मिलेगी, क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम जो था एक लुप्त हो गया है कंप्लीटली, मतलब क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है भ्रूण अवस्था के अंदर, जब वो मतलब बच्चा बनती है जब, ठीक है ना। समसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्र, यानी माइटोसिस की बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, माइटोसिस। समसूत्री, सम का मतलब समान, यानी गुणसूत्र 46 है मान लो, और आगे वाली पुत्री कोशिका में कितने रहेंगे, 40 रहेंगे, तो उस विभाजन को हम क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं, समसूत्री। सूत्र मतलब गुणसूत्र, सम मतलब समान, सूत्र मतलब गुणसूत्र, तो समसूत्री यानी समान गुणसूत्र। यानी मदर सेल जो होता है, यानी जिसको मातृकोशिका कहते हैं, उसमें जितने गुणसूत्र अगर 46 है, तो डॉटर सेल यानी पुत्री कोशिका डॉटर सेल के अंदर भी कितने गुणसूत्र मिलेंगे, 46 गुणसूत्र मिलेंगे। इस प्रकार के विभाजन को, कोशिका विभाजन को क्या कहा जाता है, समसूत्री विभाजन कहा जाता है। जनन कोशिका, मातृकोशिका की समान रहती है, क्या रहती है, समान रहती है, ठीक है, समान रहती है। और आदि किस में रहती है, तो आदि नाम में ही पता चल रहा है, अर्धसूत्री विभाजन जो होता है, अर्धसूत्री। अगर वीडियो पसंद आ रही है ना, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, तो वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दो भाई, ठीक है ना। और लाइक के साथ साथ आप सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर वीडियो आती रहेगी, रेगुलर चलेंगे, यहाँ पर टेंशन मत लेना, लंबी लंबी वीडियो रहने वाली है, मज़ेदार वीडियो रहने वाली है, ठीक है ना। बड़े बड़े क्वेश्चन रहने वाले हैं, ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन रहने वाले हैं, इतने क्वेश्चन पढ़ा देंगे आपको, इतने क्वेश्चन पढ़ा देंगे, दिमाग में क्वेश्चन के सिवा कुछ और रहेगा ही नहीं, सब कुछ भूल जाओगे, सिर्फ और सिर्फ रहेंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। अर्धसूत्री विभाजन में जीन विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं इसको, ठीक है ना, जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर, यानी क्या होना, अनुवांशिक पदार्थों का बनना, ठीक है ना, क्रॉसिंग ओवर कह दो। तो उसका आंसर प्रोफेज 1 होता है। क्या होता है, प्रोफेज 1 होता है, ठीक है ना। पढ़ेंगे आगे कोशिका विभाजन में ये चीजें पढ़ाऊंगा मैं, आप टेंशन मत लेना, ठीक है ना। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं, 46, और 23 जोड़े, जोड़े पूछ ले वो पेयर कितने होते हैं, 23 जोड़े, 22+1 कहा जाता है, 22+1। एक जो होता है उनको एलोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एलोसोम। 23वें जोड़े को क्या कहा जाता है, एलोसोम, ठीक है ना। और 23वें जोड़े में कितने गुणसूत्र होते हैं, 2, ठीक है। दोनों में, महिला में कौन सा होता है एलोसोम, तो महिला के अंदर एक्स एक्स होता है, और पुरुष के अंदर 23वां जोड़ा जो होता है वो क्या होता है, एक्स वाई होता है। क्या होता है, एक्स वाई होता है।
एलोसोम का दूसरा नाम क्या है? इसे लैंगिक गुणसूत्र यानी सेक्स क्रोमोसोम भी कहा जाता है। लैंगिक गुणसूत्र, लिंग निर्धारित करने वाले गुणसूत्र भी होते हैं ये, ठीक है ना, ये भी कहा जाता है। बाकी गुणसूत्र के कभी क्वेश्चन आएंगे झपाक देने सिस्टम बैठा देंगे, टाइम ज़्यादा हो गया। इनको ऑटोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑटोसोम क्रोमोसोम कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 44, ठीक है ना। और एलोसोम की संख्या कितनी होती है? 2। एलोसोम को हिंदी में अलैंगिक गुणसूत्र कहा जाता है। अलैंगिक। जय हो, जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो, है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन रहने वाले हैं। टाइम ज़्यादा हो गया, बस इतना ही बहुत है। क्रोमोसोम गुणसूत्र जो है सबसे पहले फ्लेमिंग ने उसमें वाल्डेयर में 1888 में देखा था, वाल्डेयर ने। तो बहुत क्वेश्चन बनते हैं गुणसूत्र के तो यार, ठीक है ना। गुणसूत्र क्या है? अनुवांशिक वाहक कहा जाता है इसको, ठीक है ना। यानी जेनेटिक्स व्हीकल जो कहा जाता है, हेरिडिटी व्हीकल जिसको कहा जाता है, वो गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र की खोज की थी वाल्डेयर, ज़्यादातर मशहूर है, ठीक है ना। कौन मशहूर है? वाल्डेयर मशहूर है ज़्यादा। क्लियर हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, अगर आप इसी तरीके से पढ़ना पसंद करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। आपसे ये रिक्वेस्ट है क्योंकि हमने शुरू किया है और आपका साथ बना रहा तो हम पता नहीं का क्या कर जाएंगे, आपको पक्का नौकरी दिला के जाएंगे, ठीक है ना। मेन मुद्दा आपकी नौकरी है, आपका पढ़ना है, ठीक है। हमारा कुछ बने न बने कोई दिक्कत नहीं है, हमारा जो बनना था वो बन गया। लेकिन इस तरीके से आप पढ़ना चाहते हो, अगर आप इसी तरीके से क्वेश्चन और रिवीजन करना चाहते हो पेपर के समय, आपको एक एक क्वेश्चन इस तरीके से घूमे दिमाग में, ठीक है ना, तो हमारे साथ बने रहिएगा। हर एक टीचर एक सब्जेक्ट का बहुत मज़े से पढ़ाएगा, आपको बहुत बढ़िया पढ़ाने वाला है यहाँ पे। और इसी तरीके से आप बने रहोगे, इसी तरीके से हमारे आप हमें फॉलो करते रहिएगा, ठीक है ना। आपको बहुत बढ़िया नॉलेज दिया जाएगा। एक एक क्वेश्चन, चाहे बायो हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, ठीक है ना, चाहे रीजनिंग हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे कोई सब्जेक्ट हो, सभी का आपको बहुत बेहतरीन इसी तरीके से नॉलेज दिया जाएगा। और आप सारे सब्जेक्ट एकदम कवर कर जाओगे, सारे सब्जेक्ट आपके बढ़िया हो जाएंगे, सारे बढ़िया नंबर बनेंगे आपके। तो आज के लिए फिर इतना ही, विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।